अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में जंगल का मंजर दिखाया जाता है। बामसी और गुलदारो अर्तुल साहब की तलाश जारी रख रहे थे और निशानों के पीछे जा रहे थे। इतने में बामसी एक निशान देख लेता है। वो गुलदारो को बुलाता है। गुलदारो निशान देख कर कहता है, ये निशान अभी ताज़ा है, चलो इसके पीछे चलते हैं। फिर वो उस निशान के पीछे चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में तुर्गुत को होश आ जाता है और वो हकीम हरतुक को आवाज़ देता है। हकीम हरतुक तुर्गुत के पास आ जाता है और बहुत खुश हो जाता है और कहता है, ये कैसा मौजज़ा है मेरे यार, अब अल्लाह की हिकमत के सामने कुछ भी नहीं है। तुर्गुत कहता है, मेरे सरदार कैसे हैं? हकीम हरतुक कहता है, गुलदारो और बामसी उनके पीछे गए हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द उन्हें तलाश कर लेंगे। तुर्गुत कहता है, मैं अपने सरदार की हिफाजत नहीं कर सका, मैं उस गलीज को नहीं मार सका। हकीम हरतुक कहता है, ऐसा कह के आप अपने आप को परेशान मत करें। तुर्गुत कहता है, जब तक मैं अपने सरदार को नहीं देख लेता मैं जल्द से एहतियात नहीं होऊंगा। ये कहकर तुर्गुत दोबारा बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ अलबास्ते फिर अर्तुल साहब को लेकर चल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद अर्तुल साहब हरकत में आ जाते हैं। फिर अर्तुल साहब कहते हैं, जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं हार नहीं मानूंगा। अलबास्ते अपने सिपाहियों को कहता है, इसे पकड़ लो। ये सुनकर वो हमला कर देते हैं। फिर अलबासी कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता था कि तुम ऐसा ही करोगे, लेकिन अब तुम्हारे पास बचने का कोई मौका नहीं है। पहले तो तुम बच सकते थे, लेकिन अब तुम्हें सिर्फ मौत ही मिलेगी। ओह नहीं 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 नहीं, अभी तुम्हें मैं मारूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें तड़पा कर मारूंगा। अब तुम घोड़े पर नहीं जाओगे, बल्कि मैं तुम्हें चला कर लेकर जाऊंगा। तुम ऐसे नहीं मर सकते, तुम अपने भाई गुलदारों के साथ ही मरोगे। फिर अलबासी अपने सिपाहियों को कहता है, इसे मारना नहीं है, बल्कि इसे जख्मी करना और इसे गिरा दो। इलबिल्गे खातून आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अभी अर्तुल साहब के मरने का वक्त नहीं आया अलबासी, अभी तुम्हारे मरने का वक्त आया है। इसके बाद इलबिल्गे खातून के सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इलबिल्गे खातून अर्तुल साहब की रस्सी खोल देती है। बिबौलत कहते हैं, मुझे तुम्हें तभी मार देना चाहिए था इलबिल्गे खातून, जब मुझे तुम पर शक हुआ था। सांप अब बड़ा हो चुका है और हमें डस रहा है। ये सुनकर इलबिल्गे खातून कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ गुलदारो और उसके सिपाही एक जगह छुप कर रुके हुए थे। इतने में बामसी वहां आ जाता है और कहता है, आगे गार है गुलदारो साहब, लेकिन उसमें कोई नहीं है। गुलदारो कहते हैं, ये एक जाल भी हो सकता है, हमें एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए। फिर बामसी कहता है, गुनगुन तुम अपने सिपाहियों को लो और चारों तरफ से गार को घेरे में ले लो। ये कहकर वो उठ खड़े होते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल साहब कह रहे थे, अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है अलबासी, ना तो पहाड़ी और ना ही दरिया। अलबासी कहता है, मुझे लगता है कि तुम मेरी तलवार की ताकत को भूल गए हो। तो चलो आज पता लग ही जाएगा, क्योंकि इस मैदान में हम दोनों हैं, तो आज पता चल जाएगा कि कौन मरता है और कौन जिंदा रहता है। अर्तुल साहब हाँ में सर हिलाते हैं और इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर अर्तुल साहब बिबौलत को शदीद जख्मी कर देते हैं। तो बिबौलत इलबिल्गे खातून को कहता है, ये सब मैं अपनी नस्ल के लिए कर रहा था इलबिल्गे खातून, और इस नस्ल का आखिरी मर्द मैं था। हमारी सरदारी का खात्मा हो चुका है और खात्मा तुमने किया है इलबिल्गे खातून। इलबिल्गे खातून कहती है, सरदारी का हकदार कोई होता है और तुम इसके हकदार नहीं थे भाई। इससे हमारी नस्ल तबाह नहीं होगी बल्कि बच गई है। फिर अर्तुल साहब कहते हैं, तुम्हारा पटा टूट चुका है अलबासी, जब तक तुम जैसों का सफाया नहीं होगा ये जंग ऐसे ही जारी रहेगी। फिर अर्तुल साहब इलबिल्गे खातून की तरफ देखते हैं तो इलबिल्गे खातून हाँ में सर हिलाती है। फिर अर्तुल साहब अलबासी के पेट में तलवार घोंप कर कहता है, ये तुर्गुत के लिए है और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जब तुम मरोगे तो सबसे आखिरी चीज मेरी आंखें हैं जो तुम देखोगे। फिर अर्तुल साहब अब्दुर्रहमान से पूछते हैं, बताओ तुर्गुत का क्या हाल है? अब्दुर्रहमान कहता है, तुर्गुत ठीक है, लेकिन बहुत शदीद जख्मी था, अब वो काई कबीले में है और उसका इलाज जारी है। फिर अर्तुल साहब इलबिल्गे खातून को कहते हैं, अब बिल्कुल ठीक वक्त पर आई है इलबिल्गे खातून, अब आप इसकी लाश अपने कबीले में ले जा सकती हैं। फिर इलबिल्गे खातून कहते हैं, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? अर्तुल साहब कहते हैं, उन्होंने गुलदारो बाई के लिए जाल बिछाया था, इससे पहले कि कुछ हो ना जाए मुझे उनकी तरफ जाना होगा। इसके बाद अर्तुल साहब और इलबिल्गे खातून के सिपाही वहां से रवाना हो जाते हैं। इसके बाद काई कबीले का मंजर दिखाया जाता है। हेमा खातून तुर्गुत के पास होती है। तुर्गुत पूछता है, हेमा वालदा क्या मेरे सरदार आ गए हैं? हेमा वालदा कहती है, बेटा थोड़ा सब्र रखो, वो इंशाल्लाह जरूर आएगा। दूसरी तरफ गुलदारो और बामसी आगे बढ़ रहे थे। गार के पास आकर वो रुक जाते हैं। बामसी कहता है, हर तरफ घोड़ों के निशान है। गुलदारो कहता है, बामसी और गुंदोस तुम दोनों बाहर मेरा इंतजार करना, गुनगुन तुम दो सिपाही लो और मेरे साथ चलो। ये कहकर गुलदारो आगे बढ़ने लगता है। फिर गुलदारो और गुनगुन गार में दाखिल हो जाते हैं। गार में दाखिल होने के बाद गुलदारो और उसके सिपाही आस्ते आस्ते आगे बढ़ने लगते हैं।
एक जगह आकर वो रुक जाते हैं। गुदगुद पूछता है, ये क्या है सरदार? गुलदारो कहते हैं, ये रूहों को कुर्बान करने की तैयारियां हैं। थोड़ी देर बाद एक तरह से आग भड़कने लगती है। आग के साथ आरिफ बुका खड़ा था। गुलदारो पूछता है, आरिफ बुका, मेरा भाई अर्तुगरुल कहाँ है? आरिफ बुका कहता है, तुम मेरा नाम अच्छी तरह से जानते हो गुलदारो, थोड़ा सब्र रखो। अर्तुगरुल अब्बासी के महफूज हाथों में महफूज है। अब तुम्हारी बारी है। तुमने और अर्तुगरुल ने मुझे बहुत कुछ बताना है। इतने में आरिफ बुका बिच्छू का जहर आग में डाल देता है। इससे धुआं उठने शुरू हो जाता है। गुलदारो कहता है, बाहर चलो सिपाहियों, इसमें जहर है। ये कहकर वो बाहर आ जाते हैं और खांसते हुए बाहर पहुंच जाते हैं। ये देखकर बामसी और दूसरे सिपाही बहुत परेशान हो जाते हैं और उन्हें सहारा लेकर एक तरफ ले आते हैं। बामसी पूछते हैं, क्या हुआ गुलदारो साहब? गुलदारो कहता है, ये एक जाल है। इतने में आरिफ बुका के सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का अख्तिताम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी यही कोशिश होती है कि आपको अच्छे से भी अच्छे और बेहतरीन नॉवेल्स आप तक पहुंचाए जा सके, ड्रामे आप तक पहुंचाए जा सके। तो इसी सिलसिले में मैंने कल बहुत ही अच्छा, मैं ऐसे देख रही थी तो मुझे एक बहुत ही अच्छा नावल लगा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये शेयर किया जाए, क्योंकि आप भी हमारे अच्छे व्यूवर्स हैं। आपको हमने ये सारी मालूमात नहीं देनी तो किसको देनी है। तो इसी सिलसिले में मैं बहुत ही कमाल का नावल आपके लिए लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस नावल का नाम है मेट्रो फेल। और आज हम किस नंबर 1 का आगाज़ करते हैं। अम्मा जुबिया फेल हो गई। छोटी बहू ने पुरजोश होकर सास के कमरे में सूर इसराइल फूंक दिया। अम्मा भी चत लेटी थी। हाय मैं मर गई। अम्मा भी यूं उछली गोया फेल नवासी नहीं, वो खुद हुई हूँ। तेजी से उठने पर गिरते गिरते बची। आप जिंदा हैं? जी। मरी आपके दुश्मन। बहू ने नागवारी दिखाई। अम्मा का हाथ सीने पर था। जुब्बी फेल हो गई, दोबारा हो गई। कांपता लरजता पानी आंखों में दिखाई देने लगा। बहू ने सुना तो चिट साफ गोई दिखाई। दोबारा नहीं, ये तीसरी बार है। और बस देखते ही देखते आंखों में झड़ी लग गई। मेरी किस्मत ही फूटी है बहू। जब से आखिरी पर्चा देकर आई तब से मैं दुआएं मांगनी शुरू की हैं। अल्लाह ताला कुछ भी हो जाए, जुबी फेल न हो। मगर हाय रे मेरी किस्मत, डूबी की डूबी ही रही। उनके नीचे बीन पर घर के बाकी अफराद जमा होना शुरू हुए। बड़ी बहू, बड़ा बेटा, बेटे का बेटा यानी पोता, शोहर और छोटी बहू थी ही यही। एक और ना आई, एक वो ही ना आई। ये हादसा कैसे हुआ? बड़ी बहू ने हमदर्दी जतानी चाहिए। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अपनी सोच के मुताबिक पूछ पाई। जैसे तैसे हो गया। मगर ए बहू, मैं पूछती हूँ, नतीजा अपनी ज़ूबिया का ही देखा ना, कहीं कोई दूसरी ज़ूबिया नसीबों की मारी का ना देख लिया हो। उम्मीद भरी निगाहें छोटी बहू पर गई। हाथ नोज सीने पर। छोटी बहू ने गौर किया और शुक्र किया। हाथ सीने पर ज़रूर था मगर सीना मसल नहीं रहा था। ऐसा नहीं हो सकता अम्मा, इत्मीनान रखें। छोटी बहू एमए पास थी। सास का टोकना बर्दाश्त न कर पाई। अब कैसा इत्मीनान। रोना फिर शुरू हुआ। साल की मेहनत गई, खर्चा गया और अब शर्मिंदगी अलग। मेरा दिल फट रहा है। बस कर जन्नत। मैंने कहा था ना, ना के पढ़ाना के बस में नहीं। मैं आज ही उसे ट्यूशन पर बैठा आता हूँ। सिलाई कढ़ाई तो सीख लेगी। मैं आज ही उसे मशीन पर बैठा आता हूँ। सिलाई कढ़ाई तो सीख लेगी। शोहर का इरादा। मैंने तो कहा था 8 जमातें काफ़ी हैं, वरना साइंस की जगह आर्ट्स पढ़ ले। मगर नहीं साहब, साइंसदानी जो बनना है, बड़े बेटे का गम से किया तंज। मुझे तो कभी डांटने नहीं दिया आपने। अम्मा भी देख लीजिए, आप ही शय का नतीजा है छोटी बहू का जितलाना। ट्यूशन वो खुद ही देती थी, इसलिए ज़ूबिया की गैर जिम्मेदाराना कामयाबी पर बुरी अलजमा हुई। अम्मा भी किसी की बाखातर में ना लाते हुए बोली, ज़ूबिया किधर है? रो रही होगी बेचारी, टीवी देख रही है। छोटी बहू ताव खाकर बोली। उसी वक्त दरवाजे में साया हुआ ज़ूबिया तशरीफ लाई थी।
गुमसुम स्टॉप फेंकी फेंकी सी बेरंग चेहरे के साथ खाली खाली सी सबको साफ रूप से मिल गया। अम्मा भी जोबिया को देखा। जोबिया ने अम्मा भी को निगाहें मिलाई और वो अपनी जगह धाड़े मारकर जो रोना शुरू हुई। जहाज़ेन वो खिला गए। जोबी तो फेल हो गई। अम्मा भी गिराए। अम्मा बेईमानी हो गई। जोबे की दहाई ये क्या कर दिया मरजान ने, तुझे मेरा मुंह भी नजर ना आया। आगे यहाँ पर इस किस का इख्तिताम हो जाता है। आगे है किस नंबर 2। आप ही का तो मुंह नजर आता रहा भाभी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे साथ धोखा हुआ है। बहुत बड़ी ज्यादती। जाने किस मनहूस ने मेरे पेपर चेक किए, मगर मैं बताए देती हूँ। अम्मा भी मेरे साथ दुश्मनी निभाई जा रही है। मुझे सच करने के लिए उकसाया जा रहा है। यूं भी होता है क्या अम्मा भी? ऐसा नहीं होता। ये शर्मिंदगी मिटाने को बोल रही है। छोटी बहू ने नाक मुंह चढ़ाकर साथ की गलतफहमी को दूर किया। यकीन करें मामी, वरना बहू में 8 नंबर, रियाजी में 14 और मैं कह रही हूँ कि ये तो पिछली बार से भी कम आए हैं। हालांकि इस बार तो मेहनत भी पहले से बढ़कर की। हाँ, स्टॉप प्लस के ड्रामे देखकर। ज़ुबिया ने सुनकर ताऊ को बहुत खाया, मगर हालात के तकाजे कहते चुप रही। छोटी मम्मी यूं भी कोई खास पसंद नहीं है इसे। चच्ची खैर से कितनों में फेल है। बड़ी बहू ने दानियाल बेटे से इश्तियार से पूछा। जवाब में कमो बिखरा चारों में। इशारा साइंस में ज़मीन थे। क्या कहाँ सारों में दाने के लुकमे पर वो तरफ कर मुड़े। आंखें शोले बरसा रहे थे। चबा चबा कर बोली, जब बहरे हुए हो रज़ाई इलाही से। चार चार कहाँ, चार फेल सारों में हो या चारों में फेल ही होता है। दानी ने चुराया। चच्ची ने सर हिलाया। अम्मा बी के दिल का दौरा तड़प उठा। सोचा था बिन माँ बाप की बच्ची है, पढ़ा लिखा कर किसी नौकरी में अड़ा दूंगी। तू जहाँ भी रहेगी भूखी तो ना मरेगी। सारा साल इस घर की तरह कपड़ा खाना हाथ में दिया, मगर सब बेकार। अब पर्चे दे देकर सर सफेद कर दी। वो सख्त मनहूस थी। जख्म जख्म की जख्म को सोफिया कर रही थी। अब पर्चे देकर सफेद हो गई है। अब नहीं दूंगी, मर जाऊंगी, मगर अपने लिखे को उनके सामने रखकर अपनी नाकदरी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप करें मुझे फेल, शहीद भी करे, सारे जंग से मुंह छुपाते फिरे, भूख हड़ताल करके ऐसी ऐसी दुआ मांगूंगी कहीं ना रहने दूंगी। मगर एक बात तय कर ली मैंने, उन्हें एक बार अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। जोबिया खान को फेल करने की हसरत लिए मर जाएगा। मवा चेक कर। हाँ, तिकियत कहते वो उस वक्त खुद सिरी की इंतहाई खड़ी लग रही थी। अम्मा बी की आंखें लफ्ज चेकर पर फैलकर कमबख्तों पर फैल गई थी। किस अंग्रेज का नाम ले रही हो कलमुही? ये सारी मनहूसियत उसी की है। फिर बता, मुझे कैसे जानती? उसे जलाल में हाँकते हुए सब लोग परेशान होने लगा। दनियाल दांत में कोसने लगा। कूद छोटी बहू भी सट पाए। माँ चुप्पू पेपर पढ़ने वाले को कह रही, अम्मा बात नहीं तुम्हें हाय, अब किस किस को कोसना। नेट पे नतीजा आता है, सब देख देख कर मजाक उड़ाते हैं। तुम्हें जरा लड़की शर्म नहीं आती? हमारी इज्जत को खराब करती रहती हो। हम पेपर रीचेक। दादी जी, जोबिया इतना कह रही है तो मान क्यों नहीं लेते? हम पेपर रीचेक मतलब जाकर चेक कर सकते हैं। झूठ का झूठ और सच का सच हो जाएगा। मजा लेता दानियाल ही ऐसा मशवरा दे सकता था। दादी जी, पोते लाइक फाइक की मालूमात पर सदके वारी हूँ। वही जोबे की सिटी गुम होगी। चलो जी, एक और शर्मिंदगी, दोबारा बदनामी। रहने दे माँ, बेईमानी की जीत और इस जहां में हो लेने दे। मैं समझ जाऊंगी। चेकिंग में पैसे लगते हैं, टाइम ज़ाया और हिम्मत भी कुछ नहीं। उसके मनाने पर लाली अम्मा भी सीधी हो गई। टाइम ज़ाया होता रहे इसकी बला से, मगर पैसों वाली बात पर इरादा बदल गई थी। चलो मैं नमाज पढ़ आऊँ। शर्मिंदा करा के रख दिया।
यहाँ पर भी इसके एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। आगे किस नंबर है 3। बड़े मामू ने अरशाद जारी किए, अम्मा भी पढ़ाई में दुआएं सिर्फ करने के बजाय रिश्तों के वजीफे शुरू करें। बड़ी बहू भी जहम चीर गई। छोटी बहू का फ़ोन बजा। अस्सलाम वालेकुम जी खान साहब। मज़हाना अंदाज अपनाकर वो माज़ार खुदा खतरा में भी मुखातब करती थी। जी फेल हो गई है। लें इरादा मुताला पाकिस्तान इस्लामियात और बच्चों की सब्जेक्ट हैं। ऊपर लिख दिया गया है इज़ ए होल इज़ ए होल। वो बोलती बोलती दूर होती गई। अम्मा भी आखिर लफज पर चूंकि उलझी उलझी सी रह गई। हो क्या अपनी जोबी होल गई है। चेहरे पर परेशानी सवार हो गई। दिल रोता खा गया। माहौल पर अजीब सी भारी तारी होगी। सुको छाकर अलग फेंक फैला रखा था। 10:30 के दाद फजा यूं ही पर वहशत और इसरार सी हो जाती थी। जन्नत भी बड़े और छोटे बेटे के साथ रहती थी। ये घर उनके शौहर की मलकियत का था, इसलिए वो दोनों उसे छोड़ने पर आमादा नहीं थे कि सारी जिंदगी यहीं बसर थी। दरमियान के 3 बेटे शादियों के बाद उसी कॉलोनी में आस पास मगर अलग अलग मुकीम थे। बड़े बेटे की मार्केट में दुकान थी, जबकि छोटा बैरून मुल्क में सुबह नाश्ते से फरागत पाकर दोनों बहू अपने में काम निपटाती, कमरों में समाती। ऐसे में अम्मा भी सुकून से घबरा कर तन्हाई से बोली जाती। ज़ोबिया को अम्मा भी से ज़्यादा टीवी ड्रामों में दिलचस्पी थी, लिहाजा आजकल बकरे से दिल बहलाती थी। छोटी बहू चंद लम्हे कबल अपना मोबाइल पकड़ा गई थी। कहो कैसी हो राबिया। दूसरी सिमत ज़ोबिया की वालदा थी। जैसी तैसी भी हो, अपनी सुनाओ अम्मा। और ज़ूबी की पास नहीं हो सकी। अम्मा भी कहकर आबीदा हो गई। अंदाज हाँ। राबिया बेगम ने सर्द आह भरकर माहौल यकबसा करना चाहा। माहौल तो जूं का त्यों रहा, अलबत्ता अम्मा भी जरूर ठठर गई। हमारी किस्मत अभी दूर खड़ी है, वो कह रही थी। मैंने सोचा था कि मैट्रिक कर ले तो इस्लामाबाद भिजवा दूंगी, पढ़ लिख लेगी तो किसी अच्छी जगह शादी कर दूंगी, मगर जाने कल तो कहाँ रह गई है। दूसरी तरफ वो भी गमज़दा थी। अम्मा बिना अगवारी से टोका, खूब जवान जहाँ लड़की को इस्लामाबाद भेजने का ख्वाब में कहते हैं मुश्किल नाखुन लोग खातून जहाँ मैं बैठी हूँ ज़माने के सर्दो गर्म से महफूज रखती हूँ, वहाँ कौन होगा। खुदा का वास्ते से लड़की का दिमाग खराब मत करो। उनके चेहरे पर बदमज़गी फैल गई थी। राबिया बेगम खुश्क हो रही थी। छोटा मामू क्या कहता है, उन्होंने भाई का पूछा। अम्मा भी आंखें रगड़ रही थी। कुछ कह रहा था। ज़ोबिया रोती रही। बेचारी 3 दिन से खाना नहीं खा रही थी। बुलाने में को मैंने कहा ईद के कपड़े ले आऊं। बेचारी बड़े दिल गिरफ्तार है। दूसरे रिश्तेदारों के मजाक अलग झुलाते हैं। गलती तो उसकी अपनी है, फिर भी मुझसे उदासी देखी नहीं जाती। कुछ तलखी से कहकर वो मासूमियत से मजबूरी बता गई। ज़ोबिया कहीं से निकलकर बकरे के सामने खड़ी नजर आ रही थी। अच्छा अम्मा, खुदा खैर करेगा। ज़ोबिया के मसरूर का सोचे। मैट्रिक फेल को कोई नहीं ब्याहेगा। मैं बात करूंगी उससे। जो करना है करो खातून, मैं तो थक सी गई हूँ। तबीयत पर अलग कनूतियत सी छाई रहती है। ए दानी, अख्तर चाची को फोन पकड़ा। बेजारी से गाल काट कर उन्होंने दे कदमों के सामने गुजरते दानिया को आवाज दी। वो मुंह बनाता अंदर आया। अहरों को जरा बैठ कर यहाँ। उन्होंने पाँव समेट कर जगह बनाई और वो बेचारी सी शक्ल बनाकर बैठ गई। वो आते हैं क्या? क्या नाम है मुई का? नहीं दादी, अलीशा तो बिल्कुल नहीं आती। दानी का खून खुश्क हुआ। जन्नत बी ने दांत खिचखिचाए कर पिस्त कर 2 हाथ कर और यहाँ पर भी ऐसी इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। तो आगे नेक्स्ट एपिसोड नंबर 4 मुझे लगता है कि ये तो 9 एपिसोड है और अभी तक तो ये आज इसी में ख़त्म हो जाएगी। चलो अच्छी बात है ये ख़त्म हो जाए तो। आगे किस नंबर 4 में कमबख्त ग्रामर का पूछ रही होगी। ग्रामर होती है ना जो कुछ सोच अंदाज में वो चुप हो गई। दानी पिस पर हाथ फेरता बुलबुला रहा था। पता नहीं क्या पूछ रही हैं। आप सवाल पूछे ना। वो हैरान निगाहों से देखने लगा। दादी जी को ग्रामर से क्या काम, मैटर करने का सोच रही हैं। ओ नो,
پریشان ہوا، یہ ہول کیوں لکھا جاتا ہے؟ نتیجوں رزلٹ میں اردو والا ہول ہے نا؟ دانیال کھل کر سمجھ گیا، اطمینان سے بولا، نہیں دادی جی، یہ خالص انگریزی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اگلے پل آنکھیں چپکیں۔ وہ بہت ذہین تھا، جس کا مطلب سوراخ کے ہیں۔ اس نے ہول کا مطلب سمجھا کر الٹا سلجھا دیا۔ این سوراخ، ہائے سوراخ، وہ دل والا۔ وہ پسینہ پسینہ ہو گئی۔ یہ یہاں اس کا کیا کام؟ اے دانی بتا جلدی، پڑھائی کا تعلق دل سے ہے؟ اندیشہ ابلنے لگا۔ نہیں دادی، دماغ سے۔ دانی بور سوالوں سے اکتا کر باہر نکل گیا۔ ادھر اماں کو بے حال چھوڑ گیا۔ سوراخ دل سے نہیں، سوراخ اور مطلب اپنی زوبیہ ہول نہیں گئی، اس کے دماغ میں سوراخ ہو گیا ہے۔ انہیں زوردار جھٹکا لگا۔ تبھی وہ پڑھ پڑھ کر بھی فیل ہو جاتی ہے، کیونکہ سارا پڑھنا لکھنا دماغ کے سوراخ سے ہوا جاتا ہے۔ آنکھیں سرسمیلی سی بھری، وہ جامد ہوئی، یا شاید تیورانی۔ چہرے پر یوں روئیاں اڑنے لگی، مانو کسی کے ہیٹر ڈائریکٹر چلا کر چہرے کی دیکھ کر دے۔ چہرے کی جلد ہونٹ جہاں وہاں لپکنے لگی۔ وہ اماں بیمار ہو گئی، یہ کچھ روز پہلے کا ذکر تھا۔ دادی جی سلام کہتا ہے۔ آواز پر انہوں نے ہاشی سے پلکیں کھولیں۔ ماتھے پر سر درد کے پٹے سے پٹی باندھی ہوئی تھی۔ ارے خیام، آؤ بیٹا، بڑے دنوں بعد آئے ہو۔ وہ پرزائی کی نرم مسکراہٹ اچھال کر اٹھنے لگی تو خوش اخلاق سے آگے بڑھا، ماحول میں ترائنا نظر ڈالے۔ شام کے سائے میں پورا صحن ہلکی ٹھنڈی چھایا میں ڈوبا ہوا تھا۔ زوبیہ دیوار کے ساتھ بندھے بکرے کے ناز اٹھا رہی تھی۔ ایک نظر خیام پر ڈالی، پھر بکرے سے کھیلنے لگی۔ جی دادی، کچھ مصروفیت، کچھ وقت کی تنگی، معذرت چاہتی ہوں کہ آ نہ سکا کل۔ آپ کی طبیعت کیا؟ سنا تو زوبیہ کے بارے میں بھی تو ملنے چلا آیا۔ وہ سادگی سے بول کر چپ ہوا تو زوبیہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ ایک اور خیر خواہ انداز دیکھو، جیسے میری تعزیت کے لیے آیا ہو۔ میں فیل کیا ہوئی؟ ساری دنیا ہی افسوس کے لیے ابھر پڑی، گویا خود کبھی فیل نہ ہوئے ہوں۔ اچھا کیا بیٹا آ گئے، بس اب کیا بتاؤں کہ فکر ہی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ بھلا بتاؤ، یہ میری پریشانی سہنے کی عمر ہوئی؟ پھر بھی دیکھ لو کہ 2 لمحے سکون کے کہیں نہیں۔ وہ جیسے خود پر افسوس کھا کر بولی۔ خیام توجہ سے انہیں سننے لگا۔ تو پھر کس بات کی ٹینشن لیتے ہیں؟ تمہارے سامنے ہی ہے ٹینشن دادی۔ جس طرف اشارہ کیا گیا اور جس انداز میں زوبیہ نے کبوتر بن کر آنکھیں مچھی، مگر بلے کی کھرکھراتی آواز کے سماعتوں تک پہنچ کر ہی دم لیا۔ ذلت پہ پھانسی اسے یوں بھی پسند نہیں تھا، نہیں بلکہ اسے کوئی بھی ذہین شخص نہیں پسند تھا۔ ہاں، یہ زیادہ مناسب ہے۔ یہاں پہ کسی کا اختتام ہو جاتا ہے اور آگے ہے قسط نمبر نیکسٹ 5۔ ارے کیسی ٹینشن؟ اٹس اوکے دادی، یہ تو ہوتا ہے۔ فیل ہونا بری تو نہیں ہے، کوشش نہ کرنا اور ہمت ہار جانا برا ہوتا ہے۔ زوبیہ دوبارہ کوشش کر سکتی ہے، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ اس نے وہی آسان سا مشورہ دیا، مگر زوبیہ کو ماننا پڑا اس کے فیل ہونے پر۔ اگلے لمحے اس نے سوچا، فیل ہونا برا نہیں تو خود کیوں نہیں ہو جاتا؟ دیکھا اس کا مذاق اڑاتا انداز، سب سے جدا بھائی ذہین جو ہوا دوبارہ بھی کیا یقین کے ساتھ ہی پاس ہوگی؟ ویسے تمہاری کس جماعت کا وظیفہ ملا؟ اچانک یاد آنے پر اشتیاق سے پوچھا۔ ایف ایس سی میں دادی جی، اس نے بے خیالی میں سادگی سے کہا۔ انہوں نے نہ سمجھ کر سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تو دونوں نانی نواسی کے دل بے ساختہ طور پر سکڑے۔ کاش کہ زوبیہ بھی بات وہ نہیں، اب تو دوسری ہے بیٹا، اب یہ نہیں پڑھ سکتی۔ وہ مایوسی بولی۔ خیام نے اجنبا ہوا، خیریت کہیں تو نہیں؟ بورڈ والوں نے کہہ دیا ہے دماغ میں سوراخ ہے۔ وہ آنسو ضبط کرنے لگی تو خیام کب کا رہ گیا۔ یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ اسے اماں بیگ کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ وہی لکھا ہے، تم دیکھنا۔ میں نے دانی سے پوچھا تو اس نے بتایا ہول کا مطلب دراصل سوراخ ہے۔ میں سوچ سوچ کے پریشان ہوں خیام، میں بڑی محبت کرتی ہوں اس سے۔ وہ جذباتی ہونٹوں سے دیکھنے لگی
और वो दिमाग पे जोर डालकर जो हंसना चाहता था, अम्मा भी का ख्याल करके बाद वक्त हंसी से फुहारे दबा पाया। या अल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं प्यारी दादू, कितनी बड़ी बड़ी फिक्री पा रखी हैं आपने। ऐसा यकीनन रिजल्ट पे लिखा होगा और उसका हरगिज नाख्वास्ता मतलब ये नहीं है कि इसके दिमाग में सुराख है, मतलब नहीं, बल्कि इसे दोबारा से शुरू पढ़ने का कहा गया है। अब आ बीना क्या का अखज़ कर लिया खुद से ही, संजीदगी से कहकर वो आखिरी बात पर हंस पड़ा और अम्मा बी के चेहरे पर जिंदगी लौट आई। सच कह रहे हो? वो अकीदत से दोहरी हो गई। उस लड़की की बात पर उन्हें कूदे कूदे दुबार था। बिल्कुल, आप टेंशन फ्री हो जाएं, अगली बार ज़ोफ़िया ज़रूर पास होकर दिखाई देगी। आप ईद की तैयारियां करें, दिन ही कितने बचे हैं उसकी, ये तो एक ही रट के आगे नहीं बढ़ेगी। तुम समझाओ उसे, क़याम अपनी ज़िंदगी ख़राब करेगी, तालीम अधूरी छोड़ देगी तो कौन करेगा उससे शादी? उसकी माँ भी कह रही थी कि आजकल तो बीए वालों की अहमियत नहीं, कहाँ मैट्रिक। अम्मा भी ज़ोफ़िया समाज लाई शख्स से शादी करूँगी भी नहीं जो मेरी तालीम को देखेगा। क़याम ने कहा, देखा उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। पहली बार वो उसके जज्बात या लम्हात समझ पाया था। दादी जी, ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? तालीम ज़रूरी है, मगर किसने कहा है उसे बतौर में लिया जाए? रिश्ते जड़ने और शादियों के फैसले तो किस्मत की देन होती है, ना कि अल्लाह तालीम खूबियों के ढेर और ऊंची ऊंची कामयाबियों के। हाँ, मुझे अफसोस है कि ज़ोफ़िया मैट्रिक क्लियर नहीं कर पा रही, मगर ऐसा होता तो वो लोग क्यों शहर शादीशुदा हो जो बेतहाशा कामयाबियों के ज़हने तय कर चुके हैं? फिर तो उनकी शादी जल्द ही हो जानी चाहिए थी। और आप भी इस नुक्ते पर सोच ही क्यों रही हैं? वो सोच जिंदगी से कह रहा था। ज़ोफ़िया की आंखें पानियों से भर गई। वो हैरान हो रही थी, इतना भी बुरा नहीं है ये। आगे किस नंबर 6? बेटा, मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, मैं जल्द अज जल्द इससे मुतमईन होना चाहती हूँ। उन्होंने सफाई दी। देखिए दादी जी, आप तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, फिर भी आपकी शादी अच्छी जगह हुई क्यों? किस्मत से। आप ही बताती हैं कि ना, कहती हैं ना आपके पास तालीम थी ना होना। आपकी बात पर वो चुप बन गई। मेरी बात का मकसद यह है कि ज़ोफ़िया में तो बहुत सी खूबियाँ हैं, नरम दिल है, एहसास है, किसी के दिल आज़ादी नहीं करती, किसी को दुख में नहीं दे सकती। कि आपने कभी गौर किया है सिवाय एक बात कि वो पढ़ नहीं सकती? कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो पढ़ नहीं पाते, मगर आप उसे इतना बड़ा मसला मत बनाएं, न अपने लिए न ज़ोफ़िया के लिए। दादू जी लाजवाब सी हो चुकी थी। ज़ोफ़िया मशकूर सी होकर उसे देखने लगी। उसने दोस्ताना मुस्कुराहट उछाल दी। ज़ोफ़िया ने महसूस किया अजीब सा उसे देखने वाला जो क़याम था, उसकी आंखों में प्याम था। वो मुझे पूछ रहा था। अच्छा चले, बकरा नहीं दिखाएंगी। गुफ्तगू का असर ज़ाहिर करने को क़याम अब कह रहा था, अम्मी आपसे जल्द एक बात करने आएंगी, पुरस्रार लहजे में जो चौंकी। कुछ अलग सा था उसके अंदाज में। वो दबी दबी हंसी तो समझ ना सके, अलबत्ता अम्मा भी पुरखुशगवार सदमे से शादी मर्ग की कैफियत तारी हो चुकी थी। ज़ोफ़िया को नुक्तों की तरह कहानी के हर सीन का एंड अम्मा जी के ऐसे एक्सप्रेशन पर हो रहा था। हैरत तो बनती है, 9 साल पहले एक तो ज़ोफ़िया वो तब 10 साल की थी और एक बड़ी सी संजीदगी थी, कुछ गम को बड़े से, एक माँ, एक बाप, एक घर, और खुद वो इकलौती। उसके माँ बाप में बहुत ज़्यादा प्यार कभी नहीं रहा था, इसलिए हमेशा उन दोनों के दिलों की शिकायत के अंबार तो भी रहते थे, जोर चटका करते, कभी रूठते कभी मनाते। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी चल रही थी। इलेक्ट्रीशियन था, लेकिन कमाना जैसे उसके लिए फजूल काम था। भूखा फिर भी उसने बेगम को भी नहीं रखा। अजीब बात है कि राबिया बेगम के पास आसाइश भी थी, फिर भी उन्हें ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए थी। दोनों की पसंद की शादी थी और अब एक दूसरे को शायद नापसंद करते थे। ज़ोफ़िया को बाप अच्छा लगता था, बेहद अच्छा। वो बहुत नरम मिजाज और धीमा शख्स था, कभी बीवी को 2 उंगलियों से थप्पड़ न मारने वाला। ऐसा ज़ोफ़िया ही नहीं जानने वाली भी कहती है, लेकिन उसके बावजूद उसका बाप बेगम की बात मानने से इंकारी था। दौलत के जहन में खोकर वो शायद खुदा को भूल जाने से डरता था। शादी के 10 साल बाद राबिया बेगम ने तलाक का मुतालबा कर दिया। ज़ोफ़िया माँ को देखती रह गई। बहुत मजबूर होकर उसके बाप ने अपनी बेटी
کو ماں کو طلاق دے دی۔ رابعہ بیگم کسی اور ہوا میں تھی۔ زوبیہ اب باپ کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی نانی اور دادی سکی بہنیں تھیں۔ گھر ٹوٹے، تعلق ٹوٹے، رشتے ٹوٹے اور جذبات ناکساں ہو گئے۔ اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی ماں اس کام میں بھی سابقہ شوہر سے بازی لے گئی۔ دوسری شادی بھی اپنی پسند سے کی، بڑی چاہ سے، اور زوبیہ اس تماشے کی ڈول میں رک کر مٹی مٹی ہو گئی۔ درگزر اس کی تقدیر پاش ہو گئی۔ اسے ماں نے باپ کے حوالے نہ کیا، پھر خود بھی ساتھ رکھنے پر تیار نہ ہوئی۔ تیار باپ بھی نہیں تھا۔ اس کی ماں اب چھوٹی بالا کے پہاڑوں پر خوش کی زندگی گزار رہی تھی، اور یہ کیا ہو رہی تھی۔ ہاں، باپ ضرور سدھر گیا تھا۔ یہ بچپن کی جو محرومیاں ہوتی ہیں نا، ہمیں انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، عمارت سے کسی بھی مضبوط کیوں نہ ہو جائے، یہ محرومیاں بنیاد میں نپتی رہتی ہے۔ بچپن یادیں ہوتا ہے، ایسی کرائے سے گزرنے والا۔ اس کی ماں اب روتی تھی، بلکتی تھی، اور زوبیہ وہ ٹوٹی شخصیت والے زمانے میں کھڑی تھی۔ وہ بہت ضرورت کے تحت اور مدھم سا بولتی تھی۔ اپنے ماں باپ کی طرح وہ پہلے جیسی پری نہیں رہی تھی۔ 9 سال بعد اس کی رہنیاں چرا رہا تھا۔ وہ بہت ظالم چور تھا، اور زوبیہ اسے چور کرنے دے رہی تھی۔ اس کی کوئی دوست نہیں تھی سوائے نانی کے، کوئی عزیز نہیں تھا۔ یہاں پر بھی اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آگے ہم ایپیسوڈ 7، اس کے بعد 8 اور اس کے بعد 9 کہانی بھی ختم ہونے والی ہے۔ اس کے پانچوں ماموں ہر ماہ باقاعدگی سے اس کے اخراجات کی محفوظ رقم بھیجتے تھے، لیکن کسی کی محبت اس کے ممسار ذہن کو بھا نہیں سکی۔ محبتیں ایسی ہوتی ہیں نا، اماں بھی اس سے بلا شبہ محبت کرتی تھی، مگر وہ کہتی تھی کہ وہ اسے اپنی حفاظت خود کرنا سکھانا چاہتی ہے۔ انہیں کسی پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ یہی بات زوبیہ نے اپنی سلطنت اپنے کچے ذہن اور ناسمجھ بہنائی میں چھپی تھی۔ وہ دراصل بکھرے ذہن، منتشر خیالات اور عدم تحقق کا شکار تھی۔ وہ ایک خوفزدہ لڑکی تھی، حالات سے ڈرتی چپتی۔ اس کی ماں کو اس کا سوتیلا باپ مارتا پیٹتا تھا۔ وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر روتی تھی۔ وہ تو بھول جاتی تھی کہ زوبیہ بھی کسی کونے میں موجود ہے۔ اولاد 19 برس کی کیا 19 صدیاں بھی جی لے تو ماں کے دکھوں پر دل لہو لہو کیے بغیر رہ جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے جو شاید گم ذہن ہو گئی تھی، لیکن دماغ یکسوئی کے عاجز تھا۔ گھر میں بات عام ہے کہ زوبیہ ٹی وی کی دیوانی ہے۔ بات تو سچ ہے، پر کسی نے غور نہ کیا وہ کسی چیز کی دیوانی ہے۔ ایسی موویز کی، ایسی سیریز کی جن میں لڑکی اکیلی تنہا ہو، ماں باپ سے بچھڑ جائے، کسی کے دباؤ میں ہو، برا سے برا ہو رہا ہو، وہ مر جائے۔ کہانیوں میں ایسے سٹینڈرڈ بتائے۔ البتہ سنو وائٹ شاندار لگتی ہے۔ جب وہ پہلی دفعہ فیل ہوئی، حقیقت میں روئی، اور اب جیسے ہی بے حس ہونے لگی۔ فیل ہونے کا خوف اس کے پاس ہونے سے روک دیتا تھا۔ وہ جو اپنی ذات میں قید تھی، دنیا سے ناراض، خیام کے خیالات جان کر محتصر رہ گئی، وہ تو قصوروار نہیں ہے۔ دراصل زندگی میں ہمیں کسی بھی ناکامی پر غمزدہ ہونے یا کسی کے افسوس کرنے کے بجائے صرف چھوٹی سی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ افسوس اور ہمدردی سے کمزور کرتی ہیں، حوصلہ نہیں دیتی۔ بڑی عید چپکے سے آنگن میں اتر آئی۔ اماں بھی کو آج سے قبل کبھی اتنی خوشگوار اماں بھی خیام کا رشتہ زوبیہ کے لیے آیا ہے، نہیں اس کی چچیری بہن کے لیے آیا ہے۔ اماں بھی کو مخول سوچ رہے تھے۔ بہو چھنپ گئی، بات ہضم ہی کہاں ہو رہی ہے۔ کیا کہا خیام اور اپنا پڑوسی نانا جان کے ہونٹ کانوں تک راستہ بنا رہے تھے۔ اللہ اللہ، ایسی خوش نصیبی دکھا، بھلا گھرانہ، لائق فائق مذہب سے لڑکا، یہی نہیں چاہیے تھا تو پھر کیا چاہیے تھا؟ دادی جی، وہ کیوں زوبیہ کے لیے مار رہا تھا؟ دانیال کو بڑا دکھ تھا، اب زوبیہ کو چھیڑے گا کیسے؟ ذرا عزت سے پکار بڑا ہے تم سے، اور زوبیہ میں کیا کمی؟ نہایت اطمینان سے جواب دے کر وہ قربانی کا گوشت حصوں میں تقسیم کرنے لگی۔ دانیال کا تعجب ہوا۔ کمال ہے، وہ میٹرک فیل خیام پاس کرا دے گا، کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہنسانے لگی۔ دانی ہوتا رہ گیا ہوش کی بلا سے۔ میں آپ پر ایسی بوجھ ہوں۔ زوبیہ نے آنکھوں کے کنارے پھینکے ہوئے اماں بھی ذرا محروم ہوئی۔ راموں کے بول، مجھ پر مت بولنا، اور دل رخصتی ہی سمجھنے لگی۔ اماں بھی کے تیور چرا کر گھوڑا وہ بری طرح
زوبیہ جیسی نرم دل حساس پیاری لڑکی نہیں مل سکے گی۔ خیام کے بات کاٹنے پر وہ بے اختیار خاموش سی ہو گئی۔ اول بات تو یہ ہے کہ میں نے رشتے کی بات تم سے نہیں دادی جی سے کی ہے، اور اگر راستہ بدل لوں گا تو تمہارے نہیں ان کے جذبات سے کھیلوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولنے کے موڈ میں لگ رہا تھا۔ زوبیہ بے بسی سے لب کاٹنے لگی۔ تم کسی سے کم نہیں ہو زوبیہ ساس، نکل آؤ اس کم مائی کی ساس سے۔ انسان کسی سے نہیں ہار سکتا سوائے خود سے۔ تمہیں اگر کسی کے مقابلے میں کمتری کا احساس ہے تو سوچو ایسا کس نقطے کی بنا پر تم فیل ہو جاتی ہو۔ کیوں؟ ویسے میرے نزدیک یہ بڑی بات نہیں ہے۔ تم نے نہم جماعت کی اردو کتاب میں اس حوالے سے سبق نہیں پڑھا شاید۔ وہ کتاب کھول کر پھوکا رنگ دے کر ہنسا۔ زوبیہ کے آنسو گرنے لگے۔ ٹپ ٹپ ٹپ۔ میں فیل ہو جاؤں گی، حالانکہ یہ مشکل کام ہے۔ میں جانتا ہوں تم کوشش کرو گی۔ اصل میں تمہیں سکون کی ضرورت ہے زوبیہ، اعتبار کی ضرورت ہے۔ تم احساس کمتری میں مبتلا ہو اور تم پریشر اتنا ہو جاتا ہے کہ تمہاری یکسوئی ختم ہو جاتی ہے، اور تم ضرور پاس ہوگی۔ تمہیں میٹرک پاس میں کرواؤں گا، میری ذمہ داری ہے۔ وہ پھر ہنسا۔ لوگ صرف باتیں کرنا جانتے ہیں زوبیہ، ان کی باتوں سے حوصلہ مت توڑو۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ ہاں تم پھر بھی پاس نہ ہو سکی تو تمہیں اگین فورس نہیں کروں گا۔ پھر یقیناً بورڈ والوں کی کوئی پرانی دشمنی رہی ہوگی تم سے۔ وہ شرمندہ سی ہو کر ہنسنے لگی۔ گڈ گرل، دیکھو تعلیم لازمی ہے کہ یہ شعور دیتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کم تعلیم ہر انسان کو انسان کے درجے سے ہٹا دیتی ہے۔ میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو ان پڑھ ہیں مگر باشعور ہیں، اور ایسے بھی دیکھے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں مگر جاہل ہیں۔ بہلا رہے ہو، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ اور یہاں پر بھی ایسے ایپیسوڈ کا ختم ہو جاتی ہے، اور لاسٹ ایپیسوڈ ہے تو ہماری 31 منٹ کی بھی ہو گئی ہے، تو ہم کوشش نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ 31 منٹ کی جیسے چلو پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں۔ بتا رہا ہوں تم مجھے دل و جان سے منظور ہو، اور مجھے یقین ہے کہ آگے جا کر تم زندگی کے امتحان میں کبھی فیل نہیں ہوگی۔ وہاں کوئی مجھے ساتھ دشمنی نبھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جو لوگ خود سے پہلے دوسروں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ تو انمول ہوتے ہیں یار۔ گلابی شام عید کے لباس میں سج دھج کر اتر رہی تھی۔ خیام کی باتیں دل کو سکون دے رہی تھی، مایوسی کھل رہی تھی۔ اور رہی میری بات تو زوبیہ بی بی، بڑی عید پر بڑی باتیں ہو جایا کرتی ہیں، اور مدن سے مسکرانے والی مسمت لڑکی دھیمے سروں پر کھلاتی نظر آئی۔ خیام نے اس کی ہنسی کو سنا، شفاف پانی جیسی ہنسی تھی۔ اس نے دھیرے سے فون کان سے ہٹا لیا۔ صحن میں ماں بھی چہکتی نظر آ رہی تھی۔ زوبیہ چوکھٹ میں کھڑی ہو کر انہیں دیکھتی رہی۔ چھوٹی مامی لذیذ ڈشز بنا کر ساس کی خدمت میں پیش کر رہی تھی۔ زوبیہ کو جانے کیوں ہمیشہ ہی ان کے بچوں جیسے دھیرے دھیرے کھانے والے انداز پر ہنسی آ جاتی تھی، لیکن آج کا راز اس کی نرم سی مسکراہٹ اسے 9 سال پیچھے لے جا کر پری سی بنا کر دکھائی دے رہی تھی، اس لیے کہ یہ مسکراہٹ ان 9 سالوں میں کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اور اس راز سے زوبیہ نے بہت آگے جا کر کچھ عرصے بعد آشنا ہوا تھا۔ ابھی انجان رہنے دے۔ زندگی میں واقعی ہمیں کسی نہ کسی وجہ سے جھوٹی حوصلہ افزائی، ذرا سی مسکراہٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسروں کے لیے حوصلہ نہیں، ہماری زندگیوں میں ایک مثبت کردار مسمار ہوتی دیوار کے لیے بہت بڑا سہارا ثابت ہوتی ہے۔ اور یہاں پر اس شاندار سے ناول کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ سٹوریز آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئیں گی۔ تو اب ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمیں دے اجازت، خدا حافظ۔